भाई आशीष जी, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। पुस्तक के अंदर क्या लिखा है मैं जब आप पुस्तक पढ़ेंगे क्योंकि सभी को यहाँ मिलने वाली है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, तो वह आप पढ़ ही लेंगे। पुस्तक के अंश में नहीं पढ़ूंगी कि कहानी में क्या लिखा है, उसके अंश पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं यहाँ पर पुस्तक के जो भाव है उसमें जो लेखिका कहना चाहती है उसमें लिखित संवेदनाओं पर आपसे बात करूंगी। और सबसे पहले तो मैं श्रीवास्तव परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी जो पत्रिका जो पहला काव्य संग्रह सस्मिता उसका जो नाम था उसका विमोचन महिला काव्य मंच ने किया था। हम तब महिला काव्य मंच की टीम में थे और तब मैंने आपसे कहा था कि सर आप ISBN नंबर दे लीजिएगा, तो आपने ले लिया है। यह एक अब पक्की किताब बन गई है क्योंकि इसमें ISBN नंबर है। और आपके सुपुत्र यह पुस्तक देने आए थे अभिनव जी। मैं उस वक्त कॉलेज में क्लास ले थी विश्वविद्यालय में और अभिनव जी का फ़ोन आया कि मैं सिविल लाइन्स कोर्ट से बोल रहा हूँ और आपसे मिलना है। और मुझे लगा कोई फ्रॉड कॉल क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मेरे पास ऐसा कॉल आया था कि मैं MP नगर थाने से बोल रहा हूँ और आपको जो है तो खैर एक अच्छा रहा, आपका पुस्तक अच्छी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जो विषय है हमें हमारे मन को छूते हैं। एक सार्थक रचना वह होती है जिसको पढ़ने के बाद आप भीतर से फुलफिल महसूस करें, जो आपकी संवेदनाओं को छुए, आपकी भावनाओं को छुए और आपके मूल्यों को छुए। यह ऐसी पुस्तक है, इसके पात्र ऐसे हैं। और वैसे भी कहानी की परिभाषा जब हम देते हैं, यहाँ मेरे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जब हम कहानी की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं कि एक अच्छी कहानी वो होती है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, यानी उसकी शुरुआत और अंत ऐसा होना चाहिए बहुत रोचक, वो पहले से ही आपको बांध ले। और इस संग्रह की यह खासियत है कि इस संग्रह की 11 कहानियों को आप एक दिन में या किसी छोटी यात्रा में जाते हुए बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। सारी कहानियाँ रोचक हैं। रोचक क्यों हैं? क्योंकि वह आपके रोज़मर्रा के पात्रों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कहानियाँ अनसंग हीरो की हैं, समाज के गुमनाम हीरोज़ की कहानियाँ हैं जो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि गजरे वाली कहानी को मैम ने यहाँ थोड़ा जिक्र किया। गजरे वाली कहानी में आप समझेंगे कि नाम गजरे वाली, लेकिन मुझे उसमें जो नायक है वो हीरो लगता है, सुनील कुमार। वो मुझे उसका नायक लगता है क्योंकि उसे गजरे वाली लड़की जो है वो गजरा बेचती है। उससे पहले उसकी बहन गजरा बेचती थी जिसकी अब शादी हो गई है और अब ये किशोरी है जो गजरा बेचती है। और सुनील जो है उसकी फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, पिता की मृत्यु हो गई है लेकिन वो नौकरी में जा रहा है और वो रास्ते में उस लड़की को देखता है गजरा बेचते हुए और आकर्षित होता है और इन अ पॉजिटिव वे आकर्षित होता है। कभी कभी हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको देख के हम मोटिवेटेड फील करते हैं और सुनील उस लड़की को बस से देखता है और उसको अच्छा लगता है। उसके जीवन में जो उदासी थी वो जाने लगती है और वो रोज़ उसके जो है फूल एक प्रकार से खरीद लेता है। फूल लेके नहीं जाता, पैसे दे के चला जाता है और वो लड़की वहाँ पे फूल फेंक देती है कि घर जाके क्या करना है। बाद में वहाँ पे बगीचा बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है। आम कहानी, अव्यक्त प्रेम है, आप कह सकते हैं। तीसरी कसम जिन्होंने पढ़ी है, अव्यक्त प्रेम है। लेकिन मेरे मन में यहाँ पे सवाल आया कि जब सुनील उस लड़की को पैसा दे देता था तो वो घर चली जाती थी, तो वो करती क्या थी? क्या किया उसने? आपको सपोर्ट कर रहा था कि आप सड़क में खड़े होकर फूल ना बेचें, लेकिन आप घर चली जाती थी वो फूल फेंक कर। और अंततः आपका जीवन वही हुआ जो ऐसे क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियों का जीवन होता है कि आपका ब्याह हो गया। तो सुनील यदि आपका जीवन बदलना भी चाहता था तो वो नहीं बदल पाया क्योंकि आपने आराम को चुना। ये मुझे इस कहानी में दिखाई देता है। दूसरी कहानी है सिंदूर है या व्रत है। उनमें जयंती जी ने रूढ़ियों का विरोध किया है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, रूढ़ियों की महिमा मंडन का विरोध किया है। सिंदूर लगाना गलत नहीं है, व्रत करना गलत नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है यह मान लेना गलत है। तो उन्होंने महिमा
पे विरोध किया है कि और निश्चित तौर पर आज भी कई जगह यह भाव हमें देखने को मिलता है। मैं एक YouTube चैनल में एक स्पीकर को सुन रही थी, आजकल बन जाते हैं स्पीकर मोटिवेशनल, तो वो बोल रहे थे कि आप देखिए हमारे यहाँ सब देवियों के बाल लंबे होते थे। लंबे बाल सौभाग्य का प्रतीक है, क्योंकि देवियों के बाल लंबे होते थे। भाई देवताओं के बाल भी लंबे होते थे, किसी देवता के बाल जैसे आजकल के पुरुषों के बाल ऐसे नहीं थे। तो यह रूढ़ी है कि हम यह चाहते हैं कि स्त्री वही रहे, पुरुष बदल जाए। शिव जी के बाल लंबे हैं, कान्हा जी के बाल लंबे हैं, श्री राम के बाल लंबे हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आपके सामने लंबे बाल वाले पुरुष आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा मजाक बनाने लगते हैं। घर में आप उसी कान्हा की मूर्ति को नकली बाल लाके लगा रहे हैं। तो ये अपने आप से पूछिए कि हम आधुनिक हैं या हमारे पूर्वज आधुनिक थे। वहाँ पुरुष कान में कुंडल भी पहन रहा है, गले में माला भी पहन रहा है, कड़ा भी पहन रहा है। तो हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है, कपड़ों का जो भेदभाव किया है, पोशाक का, कपड़ों का, बालों का, ये हम पढ़े लिखे आधुनिक लोगों ने किया है। लेकिन ये समय की डिमांड थी। निश्चित तौर पर 9 to 5 के जॉब में आप वो सब पहन के नहीं आ सकते, मुकुट लगा के, कान में कुंडल पहन के। लेट चेंज, आप महिलाओं में भी चेंज आने दीजिए। फिर उनको फिर आप संस्कृति का ठेकेदार मत बनाइए कि वो तो करें, वो तो लंबे बाल रखे, वो तो चूड़ी पहने, सिंदूर लगाए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करनी है। लेकिन हम तो पैंट शर्ट पहने और हम छोटे बाल रखें। तो ये हम सोचें कि समय के साथ बदलाव सब जगह हुआ है, उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो वह जो जयंती जी की कहानी है वो बहुत आगे की सोच की कहानी है। बुंदेलखंड में होते हुए उनकी सोच जो है वो बहुत सकारात्मक थी, प्रगतिशील थी। आप कह सकते हैं कि आप सिंदूर का विरोध नहीं कर रही, आप व्रत का विरोध नहीं कर रही, पर आप उसके महिमा मंडन का विरोध कर रही है कि सिंदूर की लाज रखना औरत का कर्तव्य है। और क्यों, क्या हमारी फिल्मों में आप नहीं देखते किस प्रकार से नाट्य ढंग से नायिका के माथे पे सिंदूर गिर जाता है और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि ब्याह हो गया। क्या सच में सिंदूर लग जाने से ब्याह हो जाता है? अगर हम देखें तो सिंदूर की जो रस्म है वो सप्तपदी के साथ होती है, बिना मंत्रोच्चार के साथ होती है। ऐसे कोई ऐरा गहरा नथु खैरा सिंदूर लगा देगा तो ब्याह हो जाएगा क्या? लेकिन हमारी फिल्मों ने, हमारे सीरियल ने ऐसा महिमा मंडन किया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने सिंदूर लगा लेते, हो गया ब्याह। नो, सिंदूर एक सिंबल है, लेकिन उसके लिए हमें इतना महिमा मंडित उसको नहीं करना चाहिए। तो दो कहानियां जो इनकी व्रत और सिंदूर और जो कहानी है वो रूढ़ियों के महिमा मंडन का विरोध करती हैं। माँ कहानी मुझे थोड़ी कवितात्मक लगी, वो काव्यात्मक शैली में लिखी गई है। आप पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार से लड़कियां अक्सर अपनी माँ की प्रशंसा करती हैं और वर्तमान से तुलना करती हैं। संग्रह की सबसे परिपक्व जो कहानी है वो चील पहाड़ी की जिज्जी, एक बहुत मैच्योर कहानी है, जिससे लगता है कि जयंती जी में साहित्यकार या कहानीकार बनने की बहुत गहरी संभावनाएं थी। और कहानियाँ जो है लघु कथाएं हैं, इनकी छोटी कहानियाँ हैं। और चील पहाड़ी की जिज्जी कहानी को पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने अपना जीवन कैसा जिया है ये आपकी मृत्यु के बाद पता चलता है। आपके मरने के बाद कितने लोगों पर असर हुआ, कितने लोग आपके जाने के बाद दुखी हुए, खड़े हुए, कितनों के जीवन में खालीपन आ गया, तो आपने एक सार्थक जीवन जिया है। तो चील पहाड़ी की जो जिज्जी है, उन्होंने गांव के इतने लोगों के मन को छुआ था। अपने दुख को भूल के, उनके जीवन में कोई सुख नहीं था, बचपन से काफ़ी त्रासदियाँ झेली उन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा उसको। और औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। वो अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरों की सहायता करती थी, पूरे गांव के लोगों को समेटती चलती थी, और इसलिए पूरे गांव की वो जिज्जी थी। और इसलिए जब वो मरी तो पूरा गांव, क्या महिला क्या पुरुष, सब भाग रहे हैं उनकी शव यात्रा में। आमतौर पर शव यात्रा में स्त्रियां नहीं जाती, लेकिन स्त्रियां भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये ऐसी कहानी है जो आपके मन को छूती है। शव यात्रा वैसे भी जो हम देखते हैं तो थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जयंती जी यात्री हैं, लेकिन शव यात्रा की यात्री हैं। वो इस यात्रा में शामिल होती हैं और देखती हैं कि लोगों के मन को कैसे छुआ है इन्होंने जीते जी। और इनकी बाकी कहानियों में जो स्त्री का एक विरोध स्वरूप देखते हैं, यहाँ पे आके हम एक मानवीय स्वरूप देखते हैं कि अंत में व्यक्ति पढ़ा लिखा है ये मायने नहीं रखता, जीवन में कितना सफल है यह मायने नहीं रखता,
कितना पैसा जोड़ा, क्या कमाया, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसने अपने आस-पास के समाज को, परिवेश को कितना प्रभावित किया, कितना छुआ। इसीलिए जिज्जी की शव यात्रा में भीड़ भाग रही है, पूरा गांव रो रहा है। तो एक बहुत ही सकारात्मक कहानी है और प्रेरणास्पद कहानी है। उनकी जो ये कहानी है, ये बताती है कि वो कितनी संवेदनशील थी और अपने आसपास के लोगों को कैसे गहराई से महसूस करती थी। तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी, तभी आप इतने साल बाद भी उनके लिए खड़े हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि पत्नी से प्रेम करने के लिए ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं है, आप किताब भी छपवा सकते हैं। तो मैं अपने आप को बधाई देती हूँ। पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो किताब भी छपवाते हैं। तो आप सभी ने मेरी 4 सुने इस पुस्तक को पढ़िए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, सकारात्मक कहानियाँ हैं। आप पढ़िए। श्रीवास्तव परिवार को फिर से बहुत बहुत बधाई। श्यामनम संस्था के अध्यक्ष आदरणीय मकान भाई सबको मेरा सादर प्रणाम, आपको सादर बधाई सर, आज आपको सम्मानित किया गया। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। नमस्कार। आपको सादर धन्यवाद, आपकी बहुत सुंदर समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।